नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और आप यह वीडियो देख रहे हैं क्योंकि जामा अड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वैदिक काल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, वैदिक काल एक महत्वपूर्ण, आपको प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर है। साथ ही वैदिक काल में आपको बहुत सारे प्रश्न, यानी कि प्राचीन इतिहास को अगर उठा के देखें तो वैदिक काल से आपको सीधे तौर पे बहुत सारे प्रश्न जो है वह पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आज वैदिक काल की शुरुआत करने जा रहे हैं। और हमारा जो हेडलाइन आज जो मैंने डाला हुआ है कि वैदिक काल के साथ, यानी कि वैदिक काल और जो हड़प्पा सभ्यता है उस दोनों का डिफरेंस अगर हम समझ जाए तो हमें इतिहास जो है काफी क्रिस्टल क्लियर जो है हमें समझ में आने लगती है। तो आइए हम शुरुआत करेंगे इसका। हम इससे पहले मैं बता दूं कि हड़प्पा से इससे पहले, यानी कि वैदिक काल से पहले हमने हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा है। इसके बाद इससे पहले हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया, और इसके साथ ही हमने इससे पहले हमने जो भारतीय स्रोत, इतिहास के भारतीय स्रोत को हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि काफी डिटेल डिस्कशन हमने वहां पे किया हुआ है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो वैदिक काल की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वैदिक काल जो है मानव सभ्यता की, अगर आज का जो मानव सभ्यता आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि भारतीय मानव सभ्यता, तो यह यहाँ से आप शुरुआत मान सकते हैं कि वैदिक काल से वह हुआ था। ठीक है, चलिए। क्योंकि वैदिक काल में ही आपको वैदिक काल में ही आपको धर्म और वर्ण व्यवस्था, इन सब चीजों का जो है आना जो है अब शुरू हो चुका था। महिलाओं को वो स्थिति, महिलाओं की स्थिति को भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे, और किस प्रकार से सामाजिक जो करण था वैदिक काल में किस प्रकार से हुआ उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल को ही आपको दो भागों में डिवीजन जो है आपको देखने को मिलता है। पहला जो है हमारा ऋग वैदिक काल, दिखाई दे रही है, पहला जो है हमारा ऋग वैदिक काल और दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आपको हो सकता है आपको दिखे ना। तो ऋग वैदिक काल आपको, ऋग वैदिक काल यानी कि दो प्रकार से हम डिवीजन करते हैं वैदिक। पहले मैं बता दूं कि वैदिक काल को आपको दो प्रकार से डिवीजन आपको देखने को मिलता है। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल में आपको ऋग्वेद आपको मिलता है, यानी कि वेदों के आधार पर हमें मिलता है डिवीजन। और उत्तर वैदिक काल में आपको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आपको मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है आपका, ऋग्वेद है आपका 1500 से 1000 BC। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए। और इसके बाद है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसमें बाकी के 3 वेद लिखे गए, जैसा कि आपको पता होगा 4 वेद के बारे में। तो बाकी के 3 वेद इसमें लिखे गए, उसमें एक वेद ऋग्वेद लिखा गया। ठीक है, और इसमें जो चीजें जो है काफी लचीलापन आपको ऋग्वेद में आपको मिलता है समाज, और इसमें जो है काफी कहिए उसको कि काफी मतलब कि रूढ़िवादी समाज आपको उत्तर वैदिक काल जाते जाते आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था भी आपको इंक्लूडेड आपको दिखाई देता है। तो उत्तर वैदिक काल को आपको तीन वेद इसमें है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और इसका जो है कालखंड है आपको 1000 से 600 BC, 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये डिवीजन है। और पूरा का पूरा अगर देखें हम कि यानी कि वैदिक काल का अगर पूरा का पूरा अगर हम देखें, इसका जो कालखंड है उसको, तो 1500 से आपको 600 आपको दिखाई देता है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व जो है वह दिखाई आपको देता है। और 1500 से 600 ईसा पूर्व यानी कि पहला जो है एक आपको, जैसे कि मैंने बताया कि ऋग्वेद में इसी में 1500 से 1000 तक जाता है, और वैदिक काल में आपको वही 1000 से 600 आपको दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि मानव सभ्यता की जो संस्कृति की आज की नींव जो है इसमें आपको दिखाई देती है, यानी कि संस्कृति और परंपराओं की नींव इसमें दिखाई देती है। और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग है। अब क्यों युग है महत्वपूर्ण युग, या क्यों कह रहा है, आइए मैं बताता हूं। क्योंकि जैसा कि हमने प्रोटो हिस्ट्री में पढ़ा था, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता में आपको मिला था लिखित एविडेंस आपको मिलता है। इसको आद्य ऐतिहासिक काल हम कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो लिखित एविडेंस आपको मिलता है इसमें भी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, यह क्लियर आपको करना है। ठीक है, तो वैदिक काल में आपको क्या है,
वैदिक पीरियड में आपको इसमें लिखित एविडेंस भी आपको मिलता है, लिखित एविडेंस आपको मिलता है और इसको पढ़ा भी जा सका है। इसके वजह से हमें इतिहास जो है हमें पता है कि क्या होता है। इसके वजह से हम जो है इसको मानव इतिहास का महत्वपूर्ण जो है वह युग जो है हम कहते हैं, क्योंकि इसमें चीजें जो है हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और इन सब चीज, पाली भाषा और ये सब जितने भी भाषाएं अब आएगी तो उसको हम पढ़ सकते हैं, संस्कृत भाषाएं भी आपको पढ़ सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमारे डिस्कशन का जो आज जो पहला हमारा लेक्चर होगा, ये इस बात का लेक्चर होगा कि आर्य और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनमें क्या मूल डिफरेंस है और किस प्रकार से वो थे। तो आइए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक संस्कृति और यह हड़प्पा सभ्यता है आपको, और इसको भी वैदिक संस्कृति, एक चीज मैं आपको बता दूं, वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति और आपको सैंधव सभ्यता। अब आप पूछेंगे कि ये सैंधव सभ्यता क्या है, तो इसी को, यही हड़प्पा सभ्यता को ही मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। यह सैंधव सभ्यता है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, सैंधव सभ्यता, इसको ही आपको बोलेंगे, यानी कि यह भी आप नाम जान लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस करने की कोशिश, हम प्रयास जो है हम करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि आपको, जैसे कि इतिहासकारों में आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, कि आर्य जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में जो है वो प्रवेश करते हैं। यानी कि आर्य का जो इतिहासकारों का जो जीवाश्म भी अगर मिला हुआ है, जो आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता का उस समय जो डेड बॉडी है, यानी कि जीवाश्म जो मिला हुआ है, तो उसमें भी यह क्लियर है कि दोनों का डीएनए जो है वह सेम जो है वह नहीं दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है, जिसके वजह से हम यह मानते हैं कि आर्य जो है आपको बाहर के रास्ते से जो है वह आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही कई विद्वानों का यहाँ पर मत है कि आर्य जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। इसके साथ ही कई विद्वानों का यह भी मत है कि वो आर्य जो थे वह हड़प्पा सभ्यता का जो है वह निर्माता थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई तर्क आपको कहीं सटीक आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में भी, अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बारे में मैं अब भी बताया हूं आपको कि किस प्रकार से युद्ध और इस प्रकार की चीजें जो देखने को मिली, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हुआ, इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन मैं फिर से कर देता हूं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता था जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सैंधव जो सभ्यता था जिसको मैं बता रहा हूँ, तो उसमें क्या है, आर्य जो है अफगानिस्तान के रास्ते से आते हैं, और आर्य के बीच में कई थ्योरीज बताया जाता है, लेकिन ज्यादा थ्योरी जो आपको मिलता है इतिहासकारों का, कि आर्यों ने क्या है युद्ध, और इन दोनों के बीच में एक युद्ध होगा, ठीक है। आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के बीच में एक युद्ध हुआ, और ये युद्ध में आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग है वो हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो युद्ध प्रिय नहीं थे, यानी कि युद्ध से उनको ज्यादा मतलब लगाव नहीं था, वो जानते भी नहीं थे युद्ध क्या चीज है, और विपन ऐसा चीजें के बारे में उनको जानकारी जो है वह नहीं थी। तो जिसके वजह से वह हार जाते हैं युद्ध में, और वही जो है उनका सभ्यता पर क्या है, आर्य जो है अब आते हैं, और आर्य अपना जो है संस्कृति का विस्तार जो है वह करने लगते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ऋग्वेद में आपको ऋग्वेद में ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ऋग्वेद में आपको पुरंदर आपको मिलता है जिक्र, ठीक है। पुरंदर नाम का जिक्र मिलता है, जिसका मतलब होता है इंद्र भगवान, ठीक है, इंद्र देवता। तो जैसा कि आपको पता है कि इंद्र जो देवता है, जो हिंदू, यानी कि हिंदू परंपरा के अनुसार जो इंद्र देवता है, पुरंदर का मतलब होता है आपको, पुरंदर का मतलब आपको होता है महलों को तोड़ने वाला, महल और शहरों को तोड़ने वाला पुरंदर को कहा गया है, ठीक है। तो इसका जिक्र आपको किया गया है। साथ ही ऋग्वेद में आपको यह भी मिलता है कि हरियप्पू जो एक जगह है, इसके साथ ही आपको हरियप्पू जो है, हरियप्पू आपको एक, यानी कि ऋग्वेद में मिलता है कि हरियप्पू नामक जगह को तोड़ने का जो है वह किया गया है, जो मतलब 100 नगर, इसके साथ ही 100 नगर वाली
100 नगर वाली जो सभ्यता है उसको भी तोड़ने की बात जो है वह कही गई है। तो काफी रिलेशन जो है आपको दिखाई देता है कि पुरंदर जो इंद्र है, तो इंद्र ने हो सकता है कि युद्ध में इस प्रकार की चीजें जो है आप समझिए कि नगरों को तोड़ा होगा और जो महल बनाए हुए होंगे तो नगरों को समाप्त किया हो गया होगा, इस सब की बातें को आपको मिलती है। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा शिव सिंधु यानी कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो है वह सिटी है, यानी कि यह शहर है। हड़प्पा जो है शहरीकरण जो है यहाँ पर दिखाई देता है हड़प्पा हड़प्पा में आपको। और वही जो वैदिक काल जो आता है, तो वैदिक काल में आपको क्या दिखाई देता है आपको, तो यह जो है यानी कि ग्रामीण सभ्यता जो है आपको दिखाई देता है। ठीक है, रूरल, जिसको हम ग्रामीण सभ्यता को क्या कहते हैं, गांव के सभ्यता को रूरल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अर्बन। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंस आपको याद रखिएगा। हम आगे अब बढ़ते हैं, चलिए। चलिए, तो इसके साथ ही देखिए यह दुर्ग निर्माण का आपको जो है क्या है इसमें दिखाई देता है, किसमें, और यहाँ पे क्या है, यज्ञ और अग्नि पूजा की परंपरा। देखिए, तो वैदिक काल में क्या था कि आपको यज्ञ यज्ञ और अग्नि पूजन की परंपरा जो है दोनों में सेम आपको लगभग दिखाई देती है। और देवता पूजन की जो है वह भी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, दोनों में सेम आपको दिखाई देती है, क्योंकि देवता पूजन से क्या अर्थ है अब मैं बताता हूं आपको। जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वह प्रकृति प्रकृति पूजा किया करती थी। ठीक है, तो हड़प्पा युगीन जो सभ्यता के लोग जो थे वो प्रकृति पूजा किया करते थे। और इसके बाद रूढ़िवादी होने के बाद क्या होता है, वो जो यानी कि मातृ देवी, या हड़प्पा वाले क्या करते हैं, मातृ देवी की पूजा करते हैं। साथ ही वैदिक काल में क्या होता है, इन सब चीजों को भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या है, रूढ़िवादी परंपरा एक तरह से आ जाती है। और यहाँ पे देव और देवताओं को जो है वह पूजा जाता है, यानी कि यज्ञ के द्वारा, जप के द्वारा, मंत्र के द्वारा अब उल्लेख आपको मिलता है। यानी कि अब शक्ति देवी की तरह हम बढ़ने लगते हैं। यानी कि देखिए, प्रकृति क्या है, जो सूर्य, पानी, इन सब चीजों जो है उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या है, इसमें आपको दिखाई देता है वैदिक काल में आपको कि शक्ति देवी की तरह हम पूजा जो है अब स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि दुर्गा हुई, काली हुई, इसके बाद आपको शिव हुए, तो इन सब चीजों को आपको जिक्र जो है आपको देखने को मिलता है। तो आर्य बनाम यानी कि आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके हम तुलनात्मक अध्ययन जो है अब हम करेंगे। तो व्यापारिक स्थिति में देखा जाए, व्यापारिक स्थिति में तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार में भी काफी जो है वह आगे थे। जैसा कि मैंने बताया कि वह शहरीकरण में थे, और शहर के जो है वह लोग, यानी कि शहरीकरण में क्या क्या चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा ये हम बताते हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से क्या है, विकसित थे सिंधु सभ्यता के लोग जो है, व्यापारिक दृष्टि से विकसित थे। इसीलिए आपको क्या है, लोथल, देखिए यहाँ पे लिखा भी है लोथल, जो गुजरात में है, जो गुजरात में है आपको, तो यहाँ पर यह बंदरगाह आपको देखने को मिलता है लोथल का। ठीक है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है वह बाहर भी जाते थे, बाहर जाते थे, और समुद्र नाम की चीज जो है वह जानते थे, समुद्र नाम की चीज जो है वह जानते थे। वही जो वैदिक काल के जो लोग हैं वह समुद्र को जो है वह नहीं जानते थे। ऐसा एविडेंस कहीं पे भी यहाँ पे मिला हुआ है कि वो समुद्र को नहीं जानते थे। और जब वो व्यापारिक दृष्टि से थे तो वह नाविक गतिविधियों को भी समुद्र में जो है वह किया करते थे, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, और आयात निर्यात के माध्यम भी आर्थिक समृद्धि थी। यानी कि आयात निर्यात का भी जो कार्य जो होता था काफी समृद्ध था आपको सिंधु घाटी सभ्यता में। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि काफी इजिप्ट और फारस और यहाँ से क्या है व्यापार जो है आपको देखने को आपको मिलता है। कहाँ पे, आपको सिंधु घाटी सभ्यता में। वही अगर बात करें वैदिक समाज का व्यापार, वैदिक समाज के बारे में, तो वैदिक समाज में आपको क्या है, व्यापार समिति भी आपको दिखाई देती है। ठीक है, व्यापार समिति आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो साथ ही यहाँ पर एक और चीज है, गौर करने वाली चीज है, यहाँ पे गाय गाय पालन और कृषि आधारित है। ठीक है, यह है गाय पालन
यहाँ पर गाय पालन कृषि आधारित जो है यह समाज था, समझ गए। यानी कि गाय की जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका जो थी, गाय, ठीक है, गाय और घोड़ा। तो वैदिक काल के जो लोग थे, यानी कि गाय और घोड़ा को जो है वह ज्यादा मतलब कि ये दोनों एनिमल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब क्योंकि यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ भी आपको देखने को मिलता है वैदिक काल में, और आपको गाय की पूजा जो है इसलिए कि गाय को जो है दान दक्षिणा में जो है वह दिया जाता था, गाय का महत्व जो है वह बढ़ चुका था, आपको वहां पर देखने को आपको मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही अ, इसके साथ ही जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, तो वो किस जानवर का, उनको गाय के बारे में जो है वो जिक्र जो है वह नहीं मिलता है उनको, और घोड़ा का भी वो क्या है वह नहीं जानते हैं। देखिए सॉरी, गाय का जिक्र मिलता है लेकिन इनका वैदिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता में जो है महत्व जो है वह नहीं था, महत्व जो है वह नहीं आपको कहीं पे भी देखने को मिलता है। और वहीं पर घोड़ा जो है, घोड़ा का भी नामो निशान जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में आपको नहीं मिलता है। चलिए, इसके साथ ही अब देखेंगे तो व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी भी जो है आपको कम आपको दिखाई देती है, क्योंकि वैदिक काल के लोग जो व्यापारिक गतिविधि भी उनको बहुत ही कम आपको दिखाई देती है, उस प्रकार का नहीं दिखाई देता है। तो यह है कि जैसे कि मैंने बताया कि घोड़ा और गाय का जो है केवल उल्लेख जो है आपको मिलता है किसमें, वैदिक काल में। चलिए, इसके बाद देखेंगे कि भौतिक संसाधन और जीवन शैली। तो उनका जीवन शैली किस प्रकार से था सिंधु घाटी सभ्यता का और ये वैदिक सभ्यता का, ठीक है, दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जीवन शैली किस प्रकार से था ये हम देखने की कोशिश करते हैं, इसको मैं बीच में कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो भौतिक जीवन शैली किस प्रकार था, तो सिंधु समाज किस प्रकार से था ये हम देखते हैं। तो स्थायी नगरीय जीवन था, यानी कि स्थायी नगरीय जीवन, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, तो स्थायी जीवन नगरीय था, यानी कि यहाँ पे क्या है, रूरल अर्बन लाइफ था, यानी कि शहरी जीवन था, सिटी, ठीक है, सीधा अर्थ समझे, यहाँ पर सिटी का हम बात जो है वो कर रहे हैं, लिखता है, ठीक है। और इसके बाद पक्के मकान का आपको एविडेंस मिलता है, यानी कि पक्का मकान भी आपको दिखाई देता है वहां पर, और यहाँ पे पके हुए ईंट जो है आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। पके हुए ईंट का भी आपको एविडेंस आपको यहाँ पर मिलता है। नगर जो है नियोजन था, यानी कि सुनिश्चित ढंग से नगर का जो है वो बनावट जो है सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मिलता है। और यह भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हो सकता है कि आपको जो मैप यानी घर बनाने से पहले लोग जो है वो मैप जो पास करवाते होंगे, यानी कि नक्शा भी पास करवाते होंगे, तभी जो है सुदृढ़ ढंग से जो है आपको जो नगर प्रणाली जो है आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही जल निकासी का प्रणाली भी अगर आप देखें तो जल निकासी का प्रणाली भी आपको बहुत ही बढ़िया आपको दिखाई देता है ड्रेनेज सिस्टम में, क्योंकि इनकी जो नाले बने हुए थे उसके ऊपर भी आपको समझिए कि यहाँ पर जो नाले बने हुए थे इसके ऊपर इसको भी ढका गया था। और साथ ही नाले में आपको मैं, जैसा कि मैं पिछला वीडियो में भी आपको बताया हुआ हूँ कि नाले में आपको ये नाले है, यहाँ पर अगर घर है, ये घर है अगर है, ठीक है, और ये नाला अगर है तो नाला से हौजा बना हुआ था, तो ये सोख्ता इसको कहते हैं, सॉरी सोख्ता यहाँ पे बना हुआ रहता था नाले से, ये नाला हुआ और यहाँ से भी नाले निकलकर यहाँ पे जाते थे, लेकिन इससे पहले यहाँ से पास होकर नाला जाया करता था, जिससे भूला हुआ चीज भी जो है आपको यहाँ पर अगर गलती से नाली में अगर कुछ गिर गया तो यहाँ पर आपको मिल सकता था। साथ ही यहाँ पे छिद्र बने होते थे। जो पहला ड्रेनेज सिस्टम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, आप मान सकते हैं कि पहला मानव सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नाले आपको बने होते थे और यहाँ पे वो सोख लेता था, जमीन में वो चला जाता था, ठीक है, पानी जो था। तो काफी ही देख सकते हैं किस प्रकार का सोच उनका जो है वो रहा हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए, इसके साथ ही अब देखेंगे वैदिक समाज। तो वैदिक समाज किस प्रकार से था आपको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वैदिक समाज जो क्या था वह घुमंतु था, ठीक है, वह घुमंतु जीवन शैली पर निर्भर था, यानी कि जैसे कि मैं बताया कि वो घूमते घूमते क्या है अफगानिस्तान के रास्ते से क्या है भारत में जो है वो आए हुए थे। चलिए, और यहाँ पे क्या है वह प्राकृतिक संसाधनों पर जो है वह निर्भर जीवन जो है उनका था।
इसके बाद आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि इसके बाद वो खेती में भी उत्तर वैदिक काल में जाते जाते खेती जो है काफी मजबूत स्थिति में जो है उत्तर वैदिक काल में आपको मिल जाता है, वैदिक काल में भी। और खेती इसलिए मजबूत आपको हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पहली बार आपको आयरन, अगर भारतीय इतिहास में अगर पूछा जाए तो पहली बार आपको लौह यानी कि आयरन का प्रयोग आपको किस काल में आपको दिखाई देता है, अगर प्रश्न आपको पूछेगा तो आपको क्या बताना है आपको, तो वह है वैदिक काल में आपको दिखाई देता है कि लौह का प्रयोग यानी कि आयरन का प्रयोग वही, क्योंकि आर्यों से ही आयरन जो है वह उन्होंने ही वह खोज किया। और इससे पहले जो है कहीं पे भी आपको लोहा का जो खोज है आपको दिखाई नहीं देता है। लोहे की खोज होने के बाद आपको आपको यहाँ पर बढ़िया स्टील आपको क्या है वॉर के लिए आपको क्या है विपन बन गया, साथ ही आपको विपन के साथ आपको हल और इन सब चीजें जो है वो बनने लगती है। और आगे हम और भी ज्यादा डिटेल में हम चर्चा करेंगे जहाँ पर बैलों से हल को चलाने का भी जिक्र जो है यहाँ पर मिला हुआ है, और बहुत ही बड़ा हल को का भी यह जिक्र जो है वह करते हैं वैदिक काल में अपने वेदों में। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सामाजिक संरचना। तो दोनों में सामाजिक संरचना किस प्रकार का थी, कोई भी सभ्यता को जानने से पहले यह बहुत ही जरूरी होता है कि हम उसका जो है सामाजिक संरचना जो है वह समझे। आइए हड़प्पा समाज है और यह वैदिक समाज। तो हड़प्पा समाज का सामाजिक जो समाज किस प्रकार का था आइए हम इसको देखते हैं। तो हड़प्पा में आपको मूलतः जो है लोग, एक मिनट, इसमें क्या है, तो हड़प्पा में आपको वर्ण व्यवस्था जो है वह नहीं है, दिखाई दे रही है। हड़प्पा में आपको क्या है वर्ण व्यवस्था जो है वह नहीं है। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था का जिक्र जो है वह नहीं है। और इसके साथ ही आपको समाज अधिक जो है समरस और क्या है समता मूलक था। तो समता मूलक का अर्थ क्या होता है, आपको समता मूलक का मतलब क्या है, सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सबको इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी आपको देना, हर काम में महत्व को देना, यही होता है क्या है समता मूलक जो है इसको हम कहते हैं। समरस किसको कहते हैं, यानी कि क्या है समाज और अधिक समरस, यानी कि लोग जो है एक दूसरे की मदद और भावनाओं से जो है वह निर्भर थे, और काफी जो है समाज में जो है परिवार और इन सब चीजों के बारे में जो है वो लोग जो है वह ज्यादा समझने लगे थे। तो इन सब चीजों को आपको समझना होगा कि समाज की किस प्रकार से था उस समय। ठीक है, इसके साथ ही वैदिक समाज में आपको, तो वैदिक समाज को जब हम पढ़ेंगे तो वैदिक समाज में आपको वर्ण व्यवस्था का जो है उदय जो है वह देखने को आपको मिलता है वैदिक समाज में। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उदय जो है आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है सामाजिक विभाजन का जो है अधिक स्पष्ट जो है यहाँ पर दिखाई देता है। तो वर्ण व्यवस्था का उदय जो है कहाँ से आपको होता है, तो यह ऋग्वेद में आपको नहीं होता, याद रखिएगा। दिखाई दे रही है, एक यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखिए, ठीक है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये आपको ऋग्वेद में आपको नहीं मिलता। ठीक है, पहला उत्तर वैदिक काल जब आता है, यानी उत्तर वैदिक काल ये काल है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, आपको वर्ण व्यवस्था का भी आपको जिक्र जो है अब आपको दिखाई देने लगता है। और जो ऋग्वेद का जो है 10वां मंडल, वहां पर जाति व्यवस्था यानी कि वर्ण व्यवस्था जो है वह जोड़ दिया जाता है आपको, जैसा कि पता होगा। चलिए, इसके साथ ही समाज में विभाजन अधिक स्पष्ट जो है, जैसे कि मैं बताया कि लोहार और इन सब हर जातियों की का जो है वह क्रम जो है आपको दिखाई देने लगता है आपको वैदिक सभ्यता में आपको। चलिए, इसके साथ ही अब चलिए इसके साथ ही अब धार्मिक जीवन जो हम पढ़ेंगे अब धार्मिक जीवन। तो चलिए ये हमारी कैमरामैन है, जो पीछे जो है कैमरामैन, देखिए देखिए ये है, बोलो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी जो है कैमरामैन है, और यही जो है कब से मेरा जो वीडियो जो है वो शूट कर रही है और देख रही है। तो कब से बोल रही थी मैं भी आऊँ। तो ठीक है, तो आ जाओ भाई, बोल दो। चलिए, यह है धार्मिक जीवन। तो अब धार्मिक जीवन के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है धार्मिक जीवन जो है उसको हम पढ़ने जो जा रहे हैं, धार्मिक जीवन। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्या है, हड़प्पा समाज और वैदिक समाज। तो धार्मिक जीवन किस प्रकार से था हड़प्पा और वैदिक समाज में, इसको हम पढ़ने की अब कोशिश करते हैं। चलिए, तो नारी जो है वह क्या है, नारी को जो है आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में काफी सम्मान की दृष्टि से जो है देखने को आपको मिलता है हड़प्पा में। ठीक है, क्योंकि वहां पर मातृ देवी की पूजा को की जिक्र जो है आपको मिलता है, और मातृ देवी
आपको पृथ्वी देवी से आपको तुलना जो है हम करते हैं, मातृ देवी की तुलना हम किससे करते हैं? पृथ्वी देवी से जो है हम करते हैं। आइए, इसके बाद हम, जैसा कि मैंने बताया कि प्रकृति पूजा था, यानी कि नेचर का पूजा जो है किया करते थे। नेचर की पूजा जो है वहां पर आपको मिलता है, यानी कि वृक्ष, पशु और आदि की उपासना जो है आपको दिखाई देती है। इसके साथ ही आपको लिंग पूजा भी आपको वहां पर दिखाई देता है। कहाँ पे? आपको हड़प्पा सभ्यता में लिंग पूजा का भी आपको दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है कि लिंग पूजा से आपको क्या है, यही शिव की पूजा जो है आपको यहाँ पर इसको किया जाता है कि वही क्या है, शिव का उपासक जो है उनको बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं पे ऐसा एविडेंस नहीं है, क्योंकि पशुपति जो है, पशुपति आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, पशुपति, ठीक है, पशुपति मिलता है, जिसके वजह से क्या है, लोग को ऐसा है कि यही जो है वह शिव थे, पशुपति को शिव जो कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पशुपति आपको जो है फॉरेस्ट के देवता जो थे उससे रिलेट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा कहना है, लेकिन जो एविडेंस है बहुत ज्यादा जो है उस प्रकार से नहीं कहते हैं कि शिव की पूजा जो है उस समय हुआ करती थी, क्योंकि शिव का नया जो कंसेप्ट है, यह हो ना हो क्या है, जो वैदिक सभ्यता जो है, यानी कि धार्मिक, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहां से जो है वह लिया गया है। तो जैसे कि इतिहासकार आपको स्टुअर्ट पिगट है, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट है एक इतिहासकार, ठीक है, पिगट। तो पिगट नाम के इतिहासकार जो है, इन्होंने बताया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है जो धर्म है, जो हड़प्पा सभ्यता का धर्म का, यानी कि वैदिक सभ्यता का जो धर्म का जो स्रोत है वह कहाँ से लिया गया है, वह हड़प्पा सभ्यता से जो वह लिया गया है। तो इसीलिए जो है इसको जो है हम इस प्रकार से जोड़ कर जो है शिव और जो पशुपति है इसको जोड़ के हम देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका प्रारूप जो है वह बदल गया, और मातृदेवी का जो प्रारूप है दुर्गा और काली के रूप में जो है आपको देखने को अब मिलता है नया समय में आपको। इसके साथ ही जो मंदिर का एविडेंस आपको कहीं पे भी हड़प्पा सभ्यता में आपको नहीं मिलता है, और कहीं पे भी धार्मिक स्थल का जो जिक्र जो है वह आपको नहीं दिखाई देता है। इसके साथ ही अब हम वैदिक समाज में हम जाएंगे। तो वैदिक समाज में जैसा कि आपको पता है कि इंद्र आपको पहला जो है, सबसे पहले जो इंद्र जो है इनकी पूजा जो है सबसे ज्यादा महत्व इनकी दी जाती थी। साथ ही इनको हम पुरंदर भी कहते हैं, पुरंदर यानी कि महलों को तोड़ने वाला और शहरों को तोड़ने वाला, इस प्रकार की चीजें जो है हमको दिखाई देता है। चलिए, इसके साथ ही जैसे कि मैं बताया कि यहाँ पर जो है उपासक के रूप में आपको प्रकृति पूजा किया हम करते थे। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही हम प्रकृति पूजा जो है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में किया करते थे, प्रकृति पूजा का अपना एक अलग ही प्रारूप होता है पूजा करने का। तो लेकिन जो वैदिक सभ्यता आता है तो उसमें हम जो पूजा का जो तरीका जो है वो बदल देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, मंत्र उच्चारण जो है हमें देखने को ज्यादा मिलता है। चलिए, तो मंत्र उच्चारण जो है आपको ज्यादा दिखाई देता है, मंत्र से आपको पूजा जो है अब करना हम शुरू कर देते हैं, काफी विधि विधान से जो है पूजा को हम जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मंत्र आधारित पूजा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपको, क्या करते हैं, मंत्र आधारित पूजा जो है अब शुरू हो जाता है। कहाँ पर, वैदिक काल में। तो वही ऋग वैदिक काल में आपको काफी ऋचाओं के बारे में आपको वहां पर मिलता है। चलिए, चलिए, इसके बाद ही आपको एक और चीज है, यहाँ पे तुलनात्मक निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक बार अध्ययन कर लेते हैं क्या चीज ये दिया है। तो वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के बीच स्पष्ट भौगोलिक और सामाजिक धार्मिक अंतर जो है वो देखने को आपको दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वैदिक सभ्यता में ने आपको हड़प्पा से कुछ सांस्कृतिक तत्व लिए हो सकते हैं, पर दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित सभ्यता थी। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे यह हो रहा है कि वैदिक सभ्यता ने क्या है, वैदिक सभ्यता ने जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी चीजें जो है वह ली है, और यही आपको बताता है कि समाज में जो क्या है, हड़प्पा का जो प्रभाव था वह वैदिक सभ्यता में आपको दिखाई देता जो है वह देता है। चलिए, तो यह हमारा जो है वह क्लियर हो गया है। अब आपको जो है इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको हम पढ़ेंगे आर्यों का मूल निवास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या चैप्टर है, क्या इसका विवाद है और कहाँ से आर्य आए, और इन सब चीजों के बारे में जो है अब हम स्पष्ट जो है वो पढ़ना जो है वह शुरू करेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए, और इसके भारतीय मूल सिद्धांत और विदेशी मूल सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया आर्यों के बारे में, किस प्रकार से उन्हें बताया कि कौन से ध्रुव से थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने स्पष्ट,
जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि क्या है, उत्तरी ध्रुव से जो है वो आर्य आए हुए थे, उनका मूल स्थान उन्होंने बताया। इसके बारे में काफी डिटेल हम डिस्कशन अब आगे की क्लास में हम करेंगे। तो चलिए, हमारा यह डिस्कशन आपको कैसा लगा, आपको पसंद, देख सकते हैं कि किस प्रकार से पीडीएफ को मैंने जो निचोड़ जो है हर इतिहास को उसको मैंने यहाँ पर कराया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।